ओके, हेलो एवरीवन। एक और पेपर की डिस्कशन कर लेते हैं, दैट इज पेपर ऑफ 2023। लास्ट ईयर जो पेपर आया था, आई मीन 2022 में जो पेपर आया था, वो पूरा थियोरेटिकल पेपर था। बहुत बोलना पड़ रहा था मुझे, बहुत समझाना पड़ रहा था, लेकिन मजा आया था देख के, है ना। पूरा पेपर आपने नोटिस किया कि असाइनमेंट से आया था। अब वो असाइनमेंट रिटन नोट से आया था। ये 2023 का पेपर देख के आई डोंट थिंक कि आपको इसके सॉल्यूशन को तो देखना भी पड़ेगा, क्योंकि ये तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि बुकलेट से उठा के क्वेश्चन दे दिया, नंबर बदल बदल के। तो इस पेपर के सारे, लेकिन पेपर करने में मजा आएगा वाला, क्योंकि प्रैक्टिकल तो है ना यार, कुछ तो मेहनत कर रहे हैं, वरना मेहनत नहीं करते। ठीक है, इसके आंसर्स वेरीफाई करने के लिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूं, सो दैट आप इसको वेरीफाई कर पाए। पहले ट्रू फॉल्स क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पैटर्न आपको पता ही है, फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी रहता है। रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस, रिमेनिंग में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपने, 5 क्वेश्चन आपने और अटेंड करने होते हैं। ठीक है, तो ये हमें ट्राई करना है इस पेपर में। चलो स्टार्ट कर देते हैं वन बाय वन। पहला पार्ट कह रहा है प्रोवाइड रीजन एंड स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। 5-5 नंबर के 5 पार्ट है, थोड़ी डिटेल ज्यादा दीजिएगा। ठीक है, चलो जी। कह रहे हैं सबसे पहले ट्रू फॉल्स स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेटमेंट्स आपके लिखवा रखी हैं, तो आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी। शॉर्ट में समझाता जाता हूं, ओके। ब्रीफ अप करते हैं फटाफट से। आओ स्टार्ट करेंगे। कह रहा है ना, रिग्रेशन मॉडल, मॉडल दे रखा है एल एन वाई, एल एन लॉग लिन। ओके, यहां लॉग है, ये कौन सा मॉडल है? लॉग लिन मॉडल है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन याद होनी चाहिए, है ना, उसी की बात कर रहा है। कह रहे हैं ना, लीनियर इन रिग्रेशन मॉडल, लॉग लिन मॉडल, इफ बीटा 2 हैट इज मल्टीप्लाइड बाय 100 वी ऑब्टेन ग्रोथ रेट ऑफ एस्टिमेट। बिल्कुल सही जवाब, ट्रू। गॉट इट। आप एक्सप्लेन कर देंगे लॉग लिन मॉडल में क्या होता है। ये 100 से मल्टीप्लाई करके क्या देगा आपको? ग्रोथ रेट एस्टिमेट देता है, क्योंकि इस मॉडल को ग्रोथ रेट मॉडल भी बोलते हैं। और इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेन कर दोगे कि परसेंटेज चेंज इन वाई, एक्सआई में 1 यूनिट का चेंज करके वाई में परसेंटेज यूनिट का चेंज आता है ना। दैट इज बाई इनटू में 100 करते हैं, सो दैट हमें ग्रोथ रेट मिल जाए। गॉट इट, फर्स्ट पार्ट। सेकंड, सेकंड कह रहा है एडजस्टेड आर, आर बार स्क्वायर इज ऑलवेज लेसर देन आर स्क्वायर। हमेशा कम होता है। हाँ सर, मेजॉरिटी ऑफ टाइम तो कम होता है, हमने तो हमेशा कम ही देखा है, बट इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, है ना। कुछ कुछ बिल्कुल वे सिचुएशन में ये बड़ा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, तो फॉल्स है, आप लिख दोगे। वो बहुत रेयर सिचुएशन है, जैसे हमने नेगेटिव करवाया था, क्या था? वेरिएबल ले लिए बहुत सारे, आर्स को ले लिए बहुत छोटा, विच इज नॉट पॉसिबल इन जनरल, बट जनरली हो नहीं सकता है वो, लेकिन केस तो है ना, मैथमेटिकली तो पॉसिबल है ना। तो बिल्कुल सही बात है, तो आप लिख देंगे कि यूजुअली लेस देन होता है, लेकिन नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होता है। इट कैन बी पॉसिबल जब आर स्क्वायर 1 आ जाए, 100 आ जाए पूरा, और उस केस में आप आर बार स्क्वायर निकाल रहे हो, तो आर बार स्क्वायर बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए। गॉट इट। और कुछ केसेस में नेगेटिव आ जाता है। हाँ, तो हमेशा छोटा नहीं होगा, कभी कभी इक्वल भी आता है। अच्छा, बड़ा नहीं होगा, ये है कि बड़ा नहीं आ सकता आर बार स्क्वायर, लेकिन आर बार स्क्वायर आपका बराबर या छोटा, छोटा तो आता है, बराबर आ सकता है, और नेगेटिव भी आ सकता है, अगर उसमें तो वो तो लेसर ही हो जाएगा। ओके, तो अभी क्या है? फॉल्स है, क्योंकि इट कैन बी इक्वल। सिचुएशन मेंशन कर देना, व्हेन आर स्क्वायर इज 1, जब आर स्क्वायर 1 है, तो उस केस में आप कैलकुलेट करोगे, और सैंपल साइज आपका, नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत सारे हैं उसमें। ओके, मैथमेटिकली हो सकता है, बट होता नहीं है यूजुअली। चलिए आगे, क्योंकि उस केस में 0 आ जाएगा और वैसे कैलकुलेट हो जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं, और ये अप्रोचिंग टू 1, एग्जैक्ट 1 का मतलब नहीं, 0.999999 की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है ceteris paribus, the more dispersed are the sample regressor values of linear regression, greater is the variance of coefficient। कह रहा है वेरिएंस ऑफ बीटा 2 है, मान लो। फॉर्मूला क्या था याद है? सिग्मा हैट स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्सआई स्क्वायर था फॉर्मूला, रिमेंबर। वो कह रहा है द मोर डिस्पर्स आर द सैंपल रिग्रेसर वैल्यू इन द लीनियर रिग्रेशन, ग्रेटर इज द वेरिएंस ऑफ इट्स कोएफिशिएंट। वेरिएंस जो है वो कह रहा है डायरेक्टली डिपेंडेंट है हमारे सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पर। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? एक्स आई स्क्वायर से ट्रू है या फॉल्स है?
फॉल्स, क्योंकि क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है ना, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनवर्सली रिलेटेड है। तो ये तो आप फॉर्मूला से एक्सप्लेन कर दोगे बस, इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू वेरिएशन इन एक्स, दैट इज सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। ओके, फोर्थ पार्ट कह रहा है द पी वैल्यू, if p value of a test statistics is greater than the chosen level of significance, p value अगर अल्फा से बड़ा है, ठीक है, p value अगर अल्फा से बड़ा है तो कह रहा है then we reject the null hypothesis at alpha level of significance। उल्टा नहीं बोल दिया इसने, p value छोटा होना चाहिए ना रिजेक्शन के लिए, इसने तो बड़ा बोल दिया है। तो आंसर इज वंस अगेन फॉल्स। आपको पता है कि जब p वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा होता है तो डू नॉट रिजेक्ट आता है, रिजेक्ट के लिए p वैल्यू लेस देन अल्फा होना चाहिए। ओके, तो हम तभी करते हैं जब ये लेस देन या इक्वल टू भी आता है रादर, तो हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये वाला पार्ट आपने ऐसे एक्सप्लेन करना है। ओके, सारी की सारी चीजें अगेन फिर बोल रहा हूं, लिखवा रखी हैं आपको, अगेन फिर भी दोबारा डिस्कस कर रहे हैं सो दैट आपका ट्रू फॉल्स सही चला जाए, सही पकड़ लें आप। ठीक, अच्छा आपने नोटिस किया पेपर में, लास्ट पेपर में भी एक ट्रू था, 2022 के पेपर में एक ट्रू था, बाकी सारे फॉल्स थे। यहां पर भी 3 तो फॉल्स आई गए हैं, चौथा भी देख ले क्या क्या आ रहा है। कह रहा है इन रिग्रेशन मॉडल, क्लासिकल मॉडल है, if the OLS residuals are plotted against time, okay, a distinct pattern is observed, then indicates the presence of heteroscedasticity। पहली बात तो यार लास्ट पेपर में भी था ये क्वेश्चन, हेट्रो और टाइम, ये तो बड़ा मुश्किल केस है ना यार, कैसे बोल सकता है ये, तो सीधा ही पता है फॉल्स है। ऐसा नहीं है कि टाइम डिस्टिंक्ट पैटर्न आ रहा है तो ये ट्रू हो जाएगा, वो आप फिर बताएगा। टाइम से रिलेटेड कौन होता है, ऑटो कोरिलेशन होता है। टाइम की प्रॉब्लम ऑटो कोरिलेशन को आती है, हेट्रो को नहीं आती है, एंड हम बात कर रहे हैं हेट्रोस्किडास्टिसिटी। ओके ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स हमें आता है, एक पार्ट ट्रू था बाकी सारे फॉल्स थे। हाँ जी, और बहुत मेहनत करके हमने बहुत सारे क्वेश्चन कैलकुलेशन के करे थे। तो ये क्वेश्चन मैं उठाता हूं और कैलकुलेट करता हूं आपके लिए फटाफट से टेबल बना के। ओके, तो कैलकुलेशंस मैं इसकी करके रखता हूं और आपको फटाफट दिखाता हूं कि कैलकुलेशंस क्या आती हैं इसकी। चलिए करे साहब, फटाफट से कैलकुलेट कर ले, डेटा मैंने कॉपी कर लिया है, आपका टाइम थोड़ा बचा लिया है। ठीक है, फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं एक एक कॉलम बनाना। तो आपको याद है सबसे पहले तो सिग्मा एक्स किया जाएगा, तो सिग्मा एक्स का टोटल कर लेते हैं, सिग्मा वाई का टोटल कर लेते हैं। मेरी कैलकुलेशन अपनी कैलकुलेशन फिर बोलूंगा, चेक कर लीजिएगा, पॉसिबल है कि मैंने कुछ ऊपर नीचे कर दिया हो। ठीक है, तो फटाफट से मेरा एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया था, मेरा एक्स वॉज 20, ओ नहीं सॉरी, मेरा x वॉज ओके, मैंने उल्टा लिख दिया इसको, y और इसको x कर लेते हैं। ठीक है, तो माई सिग्मा y जो दिया हुआ है, y था पहले, वो y जो दिया है वो 350 आ रहा है, x जो आ रहा है वो 20 आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम x बार y बार निकाल लेते हैं, तो x बार y बार आएगा 20/5 विच इज 4, और ये 350/5 विच इज 7। ओके, पहला कॉलम फर्स्ट वन इज ऑफ एक्स वाई, फिर छोटा एक्स आई, छोटा वाई आई, छोटा एक्स आई आपको याद है एक्स माइनस एक्स बार होता है, छोटा वाई आई आपको याद है वाई माइनस वाई बार होता है। एक हमें एक्स स्क्वायर का कॉलम चाहिए होता है, कैपिटल एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक हमें इनके स्क्वायर चाहिए होते हैं, एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर के। तो कैलकुलेशन करनी सबको आती है, फटाफट से मैं शॉर्ट में करवा देता हूं। तो ये आ रहा है 360, 450, 320, 210 एंड 100, टोटल विल बी 1440। ठीक है जी, इसके बाद एक्स स्क्वायर, ये एक्स आई वाई आप निकाल लेना, एक्स स्क्वायर में सीधा स्क्वायर लिख रहा हूं क्योंकि उतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, 6 - 4 एंड सो ऑन। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर का कॉलम विल बी 36 जो मैंने लिख रखा है, 25, 16, 9, 4। ठीक है, एंड इसका टोटल इज 90। एक्स आई स्क्वायर
कॉलम आएगा आपका 6 - 4 2 square. It will be it will be it will be it will be 4 1 0 1 4 and the total charge are 10 total is 10. Sigma yi square आपका आएगा yi will be 60 minus 100 10 square 100 90 minus 120 400 then 100 then 0 then 400 4 4 8 और 2 10 सिग्मा वाई स्क्वायर का टोटल इज 4 4 हाई के साथ 1000. ओके, तो आई थिंक आपकी कैलकुलेशंस भी कुछ ऐसी ही आ रही होंगी. ठीक है, ये सारे कॉलम्स हमारे बन गए हैं. और क्या चाहिए, सिग्मा एक्स आई वाई छोटे वाला भी, तो छोटा एक्स आई वाई. ठीक, ये भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा. एक्स आई वाई मैंने निकाला नहीं था तो मैं डायरेक्ट टोटल लिख देता हूँ. टोटल जो हमें यूज करना है दैट इज 40. ओके, तो सबसे पहले फटाफट ये शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, बस आप अपने आंसर्स मैच कर पाए. तो आपके सबसे पहला काम था बीटा 2 हैट निकालना. बीटा 2 हैट मतलब सिग्मा एक्स आई बाय आई अपॉन सिग्मा एक्स आई स्क्वायर. 40/10 is 4. Beta 1 hat which is yi hat minus beta 2 xi hat x bar y bar sorry y bar minus beta 2 b2 beta 2 hat x bar. I can say हम b2 की फॉर्म में लिखते हैं तो मैंने b2 ही लिख दिया. एक ही बात है, जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं. और ये कैलकुलेट होके आ रहा है 54. तो आपकी रिग्रेशन लाइन जो निकल के आ रही है दैट इज yi hat is equals to 54 plus 4xi. ओके, ठीक. इसके बाद आप ESS निकालेंगे विच इज सिग्मा EI स्क्वायर. सिग्मा EI स्क्वायर निकाल लेंगे B2 हैट स्क्वायर सिग्मा XI स्क्वायर से, और ये निकल के आ रहा है 160. ठीक, 160 निकल गया. सॉरी ये सिग्मा yi स्क्वायर ESS yi स्क्वायर. ठीक है, ये निकल गया. इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था, तो यहां से ESS सिग्मा EI स्क्वायर निकाल लेंगे आप, एंड विच इज 840 है ना. ESS 1000 था, 1000 माइनस 160 इज 840. ठीक है जी, तो ये हमारा RSS आ गया और ये हमारा ESS आ गया. ओके, इतना निकल गया. तो हमारे आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे आप. आर स्क्वायर की वैल्यू विल बी ESS बाय TSS which is 160 by 1000 0.16. ठीक, ये सारे पार्ट हुए हैं जो क्वेश्चन में मांगे थे. पहले कह रहा था कि एस्टिमेट कर दो, फिर RSS निकाल दो, वो भी निकाल दिया. फिर व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएशन आर स्क्वायर निकाल दो. यहाँ पे रिग्रेशन लाइन चाहिए थी, इक्वेशन चाहिए थी, यहाँ पे ESS चाहिए था, यहाँ पे आर स्क्वायर चाहिए था, वो सब निकाल दिया. अब टेस्टिंग करनी है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे. स्लोप कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 2 गाइस, याद है. ये वाला पार्ट भी मैं कर देता हूं आपके लिए, फोर्थ पार्ट यही कर देता हूं. फोर्थ पार्ट ग्रेटर देन 2 के लिए बनाना है. तो आपको पता है ना नल हाइपोथेसिस क्या सेट होगा, नल हाइपोथेसिस ओवर 2 सेट होगा. तो आपका फोर्थ पार्ट है ना, फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में आप अपना नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे. बीटा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 ओवर द ऑल्टरनेट बीटा 2 इज ग्रेटर देन 2. ठीक है, इसके बाद आपका टी टेस्टिंग का फॉर्मूला लगा देंगे. टी का फॉर्मूला क्या था, बीटा 2 हैट माइनस बीटा 2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 हैट दैट इज B2. ओके, तो ये कैलकुलेट होके कितना आ जाएगा. उससे पहले सिग्मा स्क्वायर हमने नहीं निकाला था, तो सिग्मा स्क्वायर निकाल लीजिएगा. तो यहां निकाल देता हूं. सिग्मा स्क्वायर क्या होता है हमारा RSS अपॉन n-2.
तो RSS is 840, n is n minus 2 is 3, नंबर ऑफ वेरिएबल्स n हमारा 5 है, सॉरी 3, तो ये आ गया 280। ठीक है, तो ये हमारा सिग्मा स्क्वायर आ गया, तो सिग्मा हैट कितना आ जाएगा, √280, which is 16.7 अप्रॉक्स। ठीक, स्टैंडर्ड ऑफ B2 यही निकाल देता हूँ, इसी जगह पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब ये हमारा 4 - 2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ B2 इज अंडर रूट ऑफ सिग्मा हैट स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, तो विच इज 280/10। तो अप्रोक्सीमेटली 4 - 2 is 2 upon 5.2915 आ रहा है। कैलकुलेशन विल बी 0378। ओके, कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगेन मेरी कैलकुलेशन मैंने कर दी है बच्चों। ठीक, अब आप इसे, ये हमारा कैलकुलेटेड टी आया है, इसे टेबल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो टेबल वैल्यू हमारा, ये तो बहुत छोटा है, रूल ऑफ थंब से भी बताया हमें। तो हमारा टेबल वैल्यू इज टी क्रिटिकल वैल्यू इज 2.353 डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग। छोटा आ रहा है तो वी डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस करेंगे। ओके, तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या निकलेगा इससे, जब डू नॉट रिजेक्ट किया तो इसका मतलब क्या है कि स्लोप कोफिशिएंट is not statistically greater than 2 at 5% level of significance। Got it? ठीक है जी। इसके अलावा और क्या मांगा है उसने, कैलकुलेट द 90% CI बनाना है फॉर द मीन प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 4.5। मीन प्रेडिक्टेड वैल्यू के लिए बनाना है, तो आपको याद होना चाहिए, इसके लिए एक और फॉर्मूला छोटा सा यूज होता है हमारा। तो फिफ्थ पार्ट भी मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। फिफ्थ पार्ट हमें क्या करना है, CI बनाना है 90% फॉर फोरकास्टिंग एरर वाला। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ y0/x0 इक्वल होता है yi hat0 प्लस माइनस t अल्फा/2 इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ y0 hat। ओके, तो हमारा y0 hat कितना है यहाँ पे, ये था 54 + 4 इंटू 4.5, xi का वैल्यू डाल के 72। x0 हमारा कितना है, x0 इज 4.5, x बार 4 था, सिग्मा xi स्क्वायर 10 था, सिग्मा हैट स्क्वायर हमने निकाला था 280 था। ठीक है, तो हमारा t α/2 का वैल्यू भी हमें पता है 2.353 था। पैरामीटर लिख रहा हूं कि अगर मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो, सो दैट आप उसे करेक्ट कर पाए। स्टैंडर्ड एरर्स ऑफ y0 हैट फॉर्मूला था सिग्मा हैट अंडर रूट ऑफ 1/n प्लस x0 माइनस x बार होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा xi स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 280 1/5 प्लस 4.5 माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन 10। ओके, तो इसे कैलकुलेट करके अप्रोक्सीमेट जो मेरा आंसर आ रहा है दैट इज 0.4743। तो इस ब्रैकेट का वैल्यू था ना 7.939। गॉट इट? तो मेरा CI क्या बन जाएगा, मेरा CI बन जाएगा 72 ठीक है, प्लस माइनस t α/2 इज 2.353
इंटू 7.939, तो अप्रोक्सीमेटली ये निकल के आएगा 53.332 90.67। ओके, तो ये आएगा हमारा 90% CI का कॉन्फिडेंस फुल फ्लेज क्वेश्चन, एक जिसमें मेहनत करी हमने अपने 3 3 6 तो 8 और 2 10 नंबर स्कोर करने के लिए। ओके, तो ये हमारी पूरी कैलकुलेशन थी। थोड़ी बहुत कुछ कैलकुलेशन ऊपर नीचे रह गई हो तो प्लीज बियर विद मी। मैंने कहा ना अच्छा पेपर है, इसमें मेहनत कर रहे हैं, इसमें हम कुछ कर तो रहे हैं, बाकी पेपर तो सीधे सीधे निकल जाते हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ता है उसमें। ओके, चलिए जी, तो 10 नंबर आ गए। पहले हमने उससे पहले 15 नंबर लिए, 25 नंबर लिए थे, सॉरी 5 इंटू 5 25 मार्क्स लिए थे, 35 हो गए। चलो और 10 स्कोर करते हैं, अगले पे चलते हैं। फिर से सारे पैरामीटर दे रखे हैं, सेम क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा रखा है हमारे असाइनमेंट के अंदर, वैल्यूज बस बदल के दिए हैं इसने, और वो भी कुछ कुछ, बाकी बहुत सारी वैल्यूज तो सिमिलर ही है आपकी। पढ़ते हैं जी। ऐसे क्वेश्चंस में आपको पता है सबसे पहले हम टी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं, सबकी सबकी टी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं डिवाइड कर करके स्ट्रेट फॉरवर्ड, ताकि क्वेश्चन करना फास्ट हो जाए। Following regression model was estimated using data collected from 34 retail stores। ठीक है, एन हमें दे रखा है बच्चों, एक ओके, एन हमें दे रखा है 34। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है इंटरप्रिटेशन देना है, पार्शियल स्लोप कोएफिशिएंट ऑफ x3, स्पेसिफिकली किसका मांग रहा है, इसका मांग रहा है। इफ दिस इज बीटा 1 दिस इज बीटा 2, तो ये बीटा 3 का मांग रहा है। ओके, तो बीटा 3 का इंटरप्रिटेशन क्या है आप सबको पता है अच्छे से, एक बार फिर से आपको बोल के बताया था कि कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, इफ वैल्यू ऑफ xi is increased by 1 unit then the average yi goes up by 3.613 unit। अगेन अदर फैक्टर्स की जगह आपको नाम लेना चाहिए, जैसे x2 क्या है, कीपिंग प्राइस कांस्टेंट, और x3 की जगह आपको क्या नाम लिखना चाहिए, इन स्टोर प्रमोशनल एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 1000 रुपीज। ओके, तो दिस शुड बी द इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन प्रिसाइजली क्या है लिखना है, लिख लो, मैं दोबारा बोल के बता देता हूं। इंटरप्रिटेशन होना चाहिए होल्डिंग प्राइस कांस्टेंट 1000 increase of 1000 rupees in store promotional expenditure is associated with the increase in average monthly sale by 3.613 units। okay, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, अभी फॉर्मूला लिखवाया था, आर स्क्वायर आर बार स्क्वायर दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, मैं आपको फिर बता देता हूं, ये RSS TSS है तो आर स्क्वायर यहीं लिख देते हैं, आर स्क्वायर निकल जाएगा 1 माइनस RSS बाय TSS करके, 1 माइनस RSS इज 19472.33 अपॉन 52093.55, तो अप्रोक्सीमेटली 0.6262। ठीक है जी, आर बार स्क्वायर निकालना है, फॉर्मूला विल बी 1 माइनस आर स्क्वायर n माइनस 1 अपॉन n माइनस के, वैल्यूज पुट कर लेना। आपको पता है n 34 था तो 33 और 31 आएगा, तीन हमारा k का वैल्यू है। ओके, तो ये निकल जाएगा 0.6020। ओके, आर बार स्क्वायर भी आ गया। फिर टेस्ट द मॉडल ओवरऑल सिग्निफिकेंस, एफ टेस्टिंग करनी है, थर्ड पार्ट के लिए, तो थर्ड पार्ट के लिए नल सेट कर लेना, बीटा 2 बीटा 3 0 ओवर द ऑल्टरनेट बीटा 2 बीटा 3 नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आर स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हो। एफ का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर अपॉन के माइनस 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन माइनस के। बहुत बार कैलकुलेट कर रखा, आपके खून में बह रहा है बच्चों। तो आर स्क्वायर वैल्यू हमने निकाल ही लिया था वैसे ऊपर। ठीक है, फॉर्मूला बस मेंशन कर दिया हमने। ठीक है, आर स्क्वायर वैल्यू हमारा निकला हुआ है, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ आपको बस निकालना है, तो इट इज कमिंग अराउंड 25.968। ओके, क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर कर लेना, टेबल वैल्यू जो आ रहा है एफ 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 कितना 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 कितना, k माइनस 1 इज 2,31 का टेबल वैल्यू इज 5.34, तो इससे बहुत बड़ा है, तो नल रिजेक्ट होगा।
करेक्ट। ठीक, तो कैलकुलेशंस आपके लिए कर दी हैं, आप कर सकते हो इसको बस आगे और इंटरप्रिटेशन दे दोगे आगे। बी पार्ट कह रहे लिस्ट द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू टेस्ट द नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी टेस्ट करने का आपको तरीके बताए थे, चारक्यू बेरर टेस्ट, जेबी टेस्ट इसमें एक्सप्लेन करना है। ओके, तो आप स्टेप वाइज बता दोगे। सबसे पहला होता है ओएलएस रेसिडुअल्स निकालना, फिर दूसरा स्टेप होता है स्क्यूनेस कर्टिसिस निकालना, फिर जेबी का फॉर्मूला लगाना। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या था, एन एस स्क्वायर बाय 6 प्लस के माइनस 3 का होल स्क्वायर बाय 24। ओके, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, आपको बस समझाना है। नल ऑल्टरनेट क्या सेट करते हैं, उसमें नल होता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ओवर द ऑल्टरनेट, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। सब असाइनमेंट में है ना। इसका भी रूल ऑफ थंब बना रखा था हमने 6 वाला वैल्यू, रिमेंबर। बट रूल ऑफ थंब मेंशन क्यों करना है, क्योंकि वैल्यू तो दी नहीं हुई क्वेश्चन में, तो आप बता दो कि कैलकुलेटेड बड़ा आ गया टेबल वैल्यू से तो रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस, वरना डू नॉट रिजेक्ट कर देंगे। गॉट इट? करेक्ट बच्चों, आई होप इतना समझ आता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कोई मेहनत वाला काम, कोई वैसा वाला नहीं है कि थ्योरी थ्योरी रट्टा मारना है। अच्छा पेपर है 2023 का पेपर, बहुत बढ़िया है कंपैरेटिवली। आंसर्स आते हैं ना, मजा, कॉन्फिडेंस आता है फिर। हाँ यार, थ्योरी में क्या होता है, लगता है यार कुछ कम लिख दिया है, कुछ ज्यादा लिख दिया है। ओके, अगला हाँ, क्वेश्चन दे रखा है हमें, कंसीडर द रिजल्ट, डेटा है और डमी। ओके ओके ओके, डमी का क्वेश्चन है, इंट्रैक्शन डमी का क्वेश्चन है रादर। डमी एक्सप्लेन कर रखा है, वन फॉर द पीरियड वन। पीरियड वन क्या है, अच्छा ये रहा हमारा डमी वन वन, और ये रहा 0। वन है 90 89 से 96 का, अच्छा प्री और पोस्ट वाला है, पोस्ट वाला 0 दिया हुआ है, पोस्ट वाला 1 दिया हुआ है और 0 आपका प्री वाला पीरियड। मैंने बोला है ऐसे में हमेशा एक्सपेक्टेड वाई है वैसे निकाल लिया करो। expected y when dummy is 0, dt is 0, और when dt is 1। dt 0 का मतलब है कौन सी पीरियड की बात कर रहे हो, 0000 पीरियड 2। 00 मतलब 1974 से 89, और 1 मतलब 89 से 96। ओके, यहाँ पे आप अपना मॉडल कैलकुलेट करके निकाल सकते हो वैल्यूज डाल के। ओके, मांगा होगा तो हम भी निकाल देंगे, अभी ये आप निकाल लिया करो ऐसे। ठीक, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या मांग रहा है। कह रहा है व्हाट इज द बेस कैटेगरी या कंट्रोल कैटेगरी। बेस कैटेगरी आप किसको बनाते हो, जिसके लिए डमी आपने 0 डाली है। तो बेस कैटेगरी किसकी है, जब डमी 0 है। 0 कब है आपका 89 से, सॉरी 74 से 89। ठीक है, तो आप बता दोगे बेस कैटेगरी क्या है, जिसके लिए डमी 0 होता है, एंड दैट इज, दिस इज आवर बेस कैटेगरी। benchmark, remember benchmark category। okay, सेकेंड पार्ट कह रहा है इज सच अ मॉडल कॉल्ड एनोवा मॉडल और एनकोवा मॉडल। अगर आपके वेरिएबल्स भी आ रहे हैं और आपका डमी भी है तो ये कौन सा मॉडल है, एनकोवा मॉडल है। बता दोगे सिंस इट कंसिस्ट डमीज एज वेल एज क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी, तो ये इट्स एनकोवा मॉडल। ओके, then we have third part, interpret the meaning of coefficient value 0.075। ओके, इंट्रैक्शन डमी को एक्सप्लेन करना है। तो इंट्रैक्शन डमी क्या बताता है, इंट्रैक्शन डमी हमें देता है डिफरेंशियल स्लोप कोएफिशिएंट। ठीक है, ये डिफरेंस बताता है प्री और पोस्ट पीरियड में स्लोप में कितना आएगा। इंटरसेप्ट में डिफरेंस ही बताता है, स्लोप में बताता है कि स्लोप में कितना डिफरेंस आएगा। गॉट इट? तो चौथा पार्ट कह रहे टेस्ट वेदर द मॉडल सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज इन 2 पीरियड्स। तो टेस्ट करना है, टेस्ट मतलब हमें टी टेस्टिंग करना है। टी टेस्टिंग कर लोगे, मैंने कहा था सबसे पहले टी वैल्यूज निकाल लेना, निकाल रखी हैं रातर हमने। तो टी वैल्यूज अगर निकाल रखी है तो आपको दिख रहा है ये, तो सॉरी डमी, ये वाला वैल्यू रूल ऑफ थंब से कंपेयर कर रहा हूं, एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा आ रहा है, नल रिजेक्ट होगा, इसमें भी बड़ा आ रहा है, नल रिजेक्ट होगा, तो मतलब हाईली सिग्निफिकेंट है। टेस्ट करोगे तो इसके लिए भी रिजेक्ट आएगा और इसके लिए भी रिजेक्ट आएगा, तो क्या आएगा, हाईली सिग्निफिकेंट आएगा। ठीक है, फॉर्मूला मेंशन करना है आपने और सीधा वैल्यू से एक्सप्लेन करना है, यू नो दैट। ओके,
कह रहे राइट आउट द रिग्रेशन इक्वेशन फॉर पीरियड 2 ओके डमी 0 वाली बस आपने इक्वेशन देनी है, तो ये मैं आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूं। 1 वाली देनी नहीं थी तो 1 वाली मैं कैलकुलेट ही नहीं कर रहा, तो 0 मतलब ये भी 0, इसमें कैलकुलेट क्या करना है, तो कैलकुलेटेड ही है, 0 ही तो पुट करना है। वन वाली में फिर भी कैलकुलेशन दी, 0 वाली में नहीं। देख रहे हो कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्ट्स हैं, टी वैल्यू तक निकाल के दे रखी है, आपको कुछ भी निकालना भी नहीं, कैलकुलेट भी नहीं करना है, तो ये 10 नंबर फ्री, मुफ्त। ओके चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, मल्टी कॉलिनियरिटी। ओके मल्टी कॉलिनियरिटी का क्वेश्चन आ गया है, ऑक्सिलरी रिग्रेशन हमें दे रखा है, हमने वो कंडक्ट कर दिया है, x2 को x3 पे रिग्रेस कर दिया है, और वो r² 0.90 आ भी रहा है। कह रहे कंप्यूट द VIF, पहले VIF निकाल दो, पहले वाले पार्ट में VIF निकालना है, फॉर्मूला याद है 1/1 - r² होता है ऑक्सिलरी वाला, r² ऑक्सिलरी वाला होता है, तो 1/1 - 0.90 0.110 आ गया। VIF कितना है हमारा 10। कह रहे डू यू फाइंड द एविडेंस ऑफ मल्टीकॉलिनियरिटी, तो VIF वैल्यू ग्रेटर देन 10, ये जनरली क्या होता है 10 आ गया, 10 बड़ी वैल्यू आती है ना, तो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन को डिनोट करता है, और VIF हमारा 10 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो है। कहां लिख दूं, यही लिख देता हूं, यस स्ट्रॉन्ग एविडेंस। ओके ठीक, r² भी हमें दिख रहा था 0.90 इज वेरी हाई, मैंने आपको एक बार दिया था, वैसे 80% से ज्यादा आ रहा है, दैट मींस हाई ही है। ओके आता है समझ, तो यस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस। दूसरा कह रहा है आर द एस्टिमेट β2 एंड β3 आर बायस्ड। अब मल्टीकॉलिनियरिटी की प्रॉपर्टीज आ गई है, मल्टीकॉलिनियरिटी में ये जो β2 β3 आते हैं बायस्ड आते हैं, फॉल्स अनबायस्ड आते हैं, ठीक है अनबायस्ड आते हैं, ठीक। दूसरा उसने बोला इनएफिशिएंट होते हैं, हाँ यस ये इनएफिशिएंट जरूर होते हैं। वाई और वाई नॉट आप एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि हमारा हमारा टी वैल्यू जो होता है वो बहुत बड़ा आ रहा होता है, स्टैंडर्ड एरर्स हमारे बहुत छोटे हो जाते हैं। ओके तो टी सॉरी उल्टा बोल टी वैल्यू छोटे आते हैं, सॉरी स्टैंडर्ड एरर बड़े आते हैं, टी वैल्यू छोटे हो जाते हैं, और हमारा r² वैल्यू बड़ा आता है, तो वो आप एक्सप्लेन कर देंगे, इनएफिशिएंट आ रहा है, ठीक। तीसरा पार्ट कह रहे हैं विदाउट कंडक्टिंग द ऑक्सिलरी रिग्रेशन हाउ कुड वन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मल्टीकॉलिनियरिटी में अकेला ऑक्सिलरी नहीं बताया था मैंने, इसके अलावा भी मैंने आपको बताए थे, जैसे एक मैंने बताया था, ये जो अभी कब से बोल रहा हूं, हाई r² लो टी वैल्यूज, लो टी वैल्यूज, ठीक है। दूसरा इसके अलावा हमने पेयर वाइज कोरिलेशन पढ़ रखा है, ये आपको थ्योरी में बताना है बस खाली, ठीक है। तीसरा डेटा मैनिपुलेशन बता दोगे आप, डेटा में चेंज, डेटा मैनिपुलेशन, तो कुछ भी, तो आप वो आपने एक्सप्लेन करना है कि इसके अलावा और क्या रीजंस होते हैं। और रेमेडी कोई भी दो आप एक्सप्लेन कर दीजिए, हमने बहुत सारे लिखी थी, जैसे ड्रॉपिंग अ वेरिएबल, ऑल्दो हर किसी की हमने लिमिटेशन भी लिखी थी और इसने लिमिटेशन भी मांगी है, तो आप लिख दोगे ड्रॉपिंग अ वेरिएबल, ड्रॉप करोगे लेकिन उससे स्पेसिफिकेशन बायसनेस आ जाएगी। दूसरा सैंपल साइज इंक्रीज कर दो, सैंपल साइज इंक्रीज, लिमिटेशन क्या थी, डेटा कलेक्ट करना इज अ वेरी टीडियस जॉब, व्हाटएवर, गॉट इट। कोई भी दो आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैंने इजीएस्ट वाले एक्सप्लेन कर दिए। ओ माय गुडनेस, मैंने कहा ही आपको पूरा पेपर ऐसा, आप देख रहे हो ये तो वैल्यू तक नंबर्स तक सेम है हमारी बुक के अंदर, एक एक नंबर भी एज इट इज है, तो इसका तो सॉल्यूशन आप एज इट इज उठा सकते हो, बुक के अंदर करवा रखा है, सॉल्यूशन भी भेज रखा है, फटाफट अब ये शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, गॉट इट गाइस। असाइनमेंट में सारे क्वेश्चन, मैंने कहा ना ये वाला पेपर ऐसा लग रहा था कि किसी ने एस क्लासेस की असाइनमेंट बुकलेट उठाई हो और उठा के ही पूरा पेपर बना दिया, एज इट इज पूरा पेपर बना दिया है ना,
तो ये उसी में से उठाना। चलिए जी, फटाफट से इसके डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप बताते जाएंगे हाउ यू इंटरप्रेट द टू रिग्रेशन। रिग्रेशन 1 का इंटरप्रिटेशन बता देंगे, रिग्रेशन 2 का इंटरप्रिटेशन बता देंगे, और उसमें रेसिप्रोकल हमने कर रखा है, मतलब सारे उसका वेरिएबल्स का, ठीक, वो रेसिप्रोकल मॉडल की तरह एक्सप्लेन होता है। दूसरा, व्हाट माइट बी द रीजन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, क्या रीजन रहा होगा, तो हमें पता है ये वाला काम हमने कब किया है, हेटेरो के टाइम पे। तो रीजन माइट बी हेटेरोस्केडास्टिसिटी, तो मतलब एरर वेरिएंस जो है, व्हाट असम्पशन हैज बीन मेड आउट अबाउट द एरर वेरिएंस, हमें पता है डिवाइड बाय एन किया है, तो मेरा वेरिएंस ऑफ म्यू आई इक्वल आया होगा सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर पे। गॉट इट? एन से डिवाइड किया तो एन स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फिर कैन यू रिलेट द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ टू मॉडल, कैन यू कंपेयर द आर स्क्वायर ऑफ टू मॉडल, रिलेट कर सकते हो, यस। कंपेयर कर सकते हो, नो। आर स्क्वायर कभी कंपेरेबल नहीं होते हैं, वो रीजन आपको सारे के सारे एक्सप्लेन कर रखे हैं। मैंने कहा ना, एक तो वैल्यू टू वैल्यू सेम है बुक के अंदर, असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन, तो आप वहां से मतलब एक अक्षर भी नहीं बदला, सब कुछ आज इट इज उठा रखा है। ओके, बाकी क्वेश्चन में नंबर बदल रखे थे, क्या नंबर भी नहीं बदल रखे हमारे। चौथा पार्ट इज हाउ डू चेक द हेटेरोस्केडास्टिसिटी, टेस्ट इट्स एग्जिस्टेंस एंड देन रेमेडी इट। तो चेक करने के लिए आप तरीके बता दोगे कि चेक क्या था। चेक करने के दो तरीके थे हमारे पास, ग्राफिकल और एल्जेब्रिकल ऑब्जर्वेशन से, तो आप वो दोनों बता देंगे। एक ग्राफिकल मेथड है चेक करना, मतलब पहले डिटेक्शन एक्सप्लेन करेंगे, फिर रेमेडी एक्सप्लेन करेंगे। रेमेडी में हमारे पास बहुत सारे तरीके थे, उन बहुत सारे तरीकों में हमने बहुत सारा पार्ट पढ़ रखा है, जैसे पार्क टेस्ट, ग्लेजर टेस्ट, ब्रूच गॉटफ्रे टेस्ट, कोई भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। एक्सप्लेन पूरी रेमेडी एक्सप्लेन कर देना। डिटेक्शन हो गया, रेमेडी हो गया, और सॉरी, डिटेक्शन में आपने पार्क टेस्ट, ग्लेजर टेस्ट एक्सप्लेन करना था। रेमेडी तो आपको याद है, रेमेडी क्या था, स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन। लगता है पेपर मुझे ही लंबा लग रहा है, ज्यादा सॉल्विंग कर ली। ओके ओके, डोंट फॉरगेट गाइस, पहले कॉन्सिक्वेंस से, देन डिटेक्शन था, ठीक है, एंड देन रेमेडी था। तो डिटेक्शन में आपने पार्क टेस्ट, ग्लेजर टेस्ट कुछ भी एक्सप्लेन करना है, पार्क टेस्ट कर दो, ग्लेजर का टेस्ट कर दो, वाइट जनरल टेस्ट कर दो, कोई भी एक टेस्ट, ब्रूच गॉटफ्रे कर दो, व्हाटएवर, ठीक। इसके अलावा आपने रेमेडी एक्सप्लेन कर देनी है, स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन पूरी की पूरी, और वो आपने सिर्फ लिख के दिखानी है पूरी रेमेडी, जैसे हमने लिखी थी जनरल फॉर्म में। आता है समझ? ऑल्दो रेमेडियल मेजर लगा चुका है ना, तो यही मॉडल आपने लास्ट में लिख के छोड़ना है एंड में। Am I clear? तो ये क्वेश्चन एज इट इज था, तो हम इसकी डिस्कशन बिल्कुल नहीं कर रहे, ऑल्दो अगला भी एज इट इज क्वेश्चन है, पर नंबर्स अलग हैं। अगेन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने वो वाले में बहुत ज्यादा कुछ लिखवाया नहीं है, डिस्कस करा दिया है उसको। इसकी भी डिस्कशन कर लेते हैं। आपको पता है डबल लॉग मॉडल है, और याद रखना लैग्ड वेरिएबल भी है यहाँ पे, क्योंकि मुझे डर्विन वॉटसन दिख रहा है। लैग्ड वेरिएबल डर्विन वॉटसन डी टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। चलो, और यहां कौन सा लगता था, एच टेस्ट लगता था। देखते हैं क्या क्या मांग रहा है। इंटरप्रेट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट 0.31, तो एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे। 1% इन पीटी, 0.31% इन क्यूटी में डिक्रीज हो जाएगा। परसेंट एवरेज वर्ड जरूर लगा देना। पहला इंटरप्रिटेशन याद है तो लिखना है, तो मैं बोल दूं एक बार, क्या है हमारा पी फूड प्राइस और क्यू इज फूड कंजम्पशन। तो कैसे लिखोगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब परसेंटेज इंक्रीज इन फूड प्राइस, percentage increase in food price associated with the 0.31 decrease, 0.31 percentage decrease in average food consumption per capita, holding other factors constant. Got it? Can I just by looking in estimated regression, do you suspect serial correlation in it? Why or why not? क्या देखते ही आपको सीरियल ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम लग रही है? यस, बिल्कुल जी। क्यों? क्योंकि लैग्ड वेरिएबल दिख रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल का, तो ये तो बायस्ड आने ही आने हैं, ठीक है, तो हमें पता है। दूसरा, डी वैल्यू बड़ा है, ऑल्दो ये डी वैल्यू इसमें एप्लीकेबल
नहीं होता है ना। डी वैल्यू आपको 2 के पास दिख रहा है, वो नो ऑटो कोरिलेशन बोल रहा है, लेकिन इससे मत कंफ्यूज होना, क्योंकि मैंने अभी शुरू करते ही बोला था लैग्ड आ गया, पहली एजम्पशन हमारी ब्रेक हो जाती है, एजम्पशन ब्रेक हो गई मतलब डर्बिन वाटसन डी टेस्ट एप्लीकेबल नहीं है। एच बताओ भाई, एच बताया क्या? नहीं बताया, तो डी से कंपेरेबल नहीं होगा। तीसरा, विच टेस्ट डू यू यूज? एच टेस्ट। डर्बिन वाटसन एच टेस्ट यूज करेंगे। ठीक, वाई वो आप बता ही दोगे क्योंकि लैग डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया है, या ब्रूस गॉडफ्रे टेस्ट भी लगा सकते हो, दोनों ही लग सकते हैं, बीजी टेस्ट। ठीक, फोर्थ पार्ट कह रहे हैं आउटलाइन द स्टेप्स ऑफ द अबव मेंशन टेस्ट। अबव मेंशन टेस्ट के स्टेप्स आपको बताने हैं कि क्या क्या हमारे स्टेप्स हैं, वो दोनों स्टेप्स एच टेस्टिंग के भी लिखवा रखे हैं आपको और बीजी टेस्ट के भी लिखवा रखे हैं, बस उस स्टेप बाय स्टेप उन्हें मेंशन कर देना। पहला याद है, एस्टिमेट करते हैं ओरिजिनल मॉडल। दूसरा, ऑक्सिलरी रिग्रेशन अगर ब्रूस गॉडफ्रे कर रहे हो तो। तीसरा, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बताओगे, n टाइम्स ऑफ r स्क्वायर या n माइनस k टाइम्स ऑफ r स्क्वायर व्हाटएवर, कुछ भी, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। एंड चौथा, हाइपोथेसिस का कंक्लूजन। ओके, लास्ट एंड फाइनल कह रहे स्टेट द कंडीशन अंडर विच यू मे चूज डिफरेंट टेस्ट फॉर सीरियल कोरिलेशन। तो कंडीशन बतानी है एक एक करके कि कब कब है, क्योंकि लैग वेरिएबल आ गया है, एक्स टेस्ट आ जाएगा, एच टेस्ट आएगा तो उसका एडवांटेज बता देना, बीजी टेस्ट लगाओगे तो उसका एडवांटेज लगा देना। बीजी टेस्ट और एच टेस्ट में फर्क क्या था आपको याद है? बीजी टेस्ट AR2 3 4 किसी भी में लग जाता है ना, उसके लिए आपको ऑटो रिग्रेसिव स्कीम 1 पे रहना जरूरी नहीं है। रिमेंबर एच टेस्ट यूजुअली ऑटो रिग्रेसिव 1 में लग रहा होता है लैग वेरिएबल वाले केस। गॉट इट? सो दिस इज योर एंटायर पेपर बच्चों। ये पेपर ज्यादा प्रैक्टिकल था, लेकिन इसमें मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर करे जा सकते हैं। थियरी में टीचर के पास काटने का मौका होता है, यहाँ पे काटने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि आप प्रिसाइज और बड़ा क्रिस्प आंसर देते हैं। तो 2 पेपर्स आपके लिए डिस्कस कराए मैंने, 2022 का पेपर, 2023 का पेपर। आई होप इससे आपको काफी मदद मिल जाएगी। एक पूरा थियोरेटिकल था, एक पूरा प्रैक्टिकल था, तो दोनों पेपर की वीडियोस को अटेंड करके आप थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट अपने एग्जाम्स के लिए। कोई दिक्कत आती है, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू माय नंबर, फिर से कोई दिक्कत आती है तो माई सेल्फ सुमित अग्रवाल, दिस इज माई नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर दिस। व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिएगा, वैसे मैं पूरा दिन क्लासेस में होता हूँ, रिप्लाई 100% करूंगा, लेकिन शायद थोड़ा डिले हो जाए। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट गाइस एंड एंजॉय योरसेल्फ एंड गुड बाय, गुड डे।